जय माता दी। हर हर महादेव। जय पशुपतिनाथ। जय पशु। मेरे साथ आज नेपाल के एक मित्र हैं जो पाल्पा यानी लुम्बिनी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। यह वर्तमान समय में कई वर्षों से भारत में अध्ययन के बाद अब कहीं देवालय में ये नौकरी करते हैं। तो इनसे जानते हैं जो नेपाल में अभी ऐसी घटना हुई भयावह, इससे जानेंगे जेड का। क्या उद्देश्य था, किन कारणों से इतना बड़ा आंदोलन संसद तक जला दी गई, क्यों लोग इतने आतुर और परेशान थे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिव गेरे। मैं पाल्पा गली नेपाल से। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि नेपाल में जो भी हुआ, वे आज के समय में किसी भी देश में ऐसी घटना जिस प्रकार से 36 घंटे के अंदर सरकार को धराशायी किया गया, तत्पश्चात अभी नई सरकार का गठन हुआ और जब तक अगले चुनाव नहीं होते तब तक के लिए स्थायी एक सरकार का गठन किया गया और वहाँ पे सुशीला कार्की जी को प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त किया गया। हाँ, तो क्या ये जो आंदोलन हुआ था इसके बाद जो नई सरकार का गठन होगा, किसी भी पार्टी की भले हो, तो इससे क्या उस समाधान जिसके लिए प्रदर्शन हुआ था वह उसका समाधान हो सकेगा? यानी जो उनकी आकांक्षाएं थी, जो उनके बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, क्या वह उजागर हो जाएंगे या सही होने लगेगा? आगे से रोजगार मिलने लगेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इससे? असल में ये जो प्रोटेस्ट था, ये कोई पार्टीगत नहीं था। इसमें कोई भी पार्टी का एजेंडा बन के या झंडा लेके नहीं आया था। उसमें सब सर्वसाधारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जिसको हम जीएनजी के नाम से जानते हैं। जीएनजी वो पूछता है आज के समय में 12 वर्ष की आयु से लेके 28 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, उनको जीएनजी पुस्ता में ही जोड़ा जाता है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन का एक बहाना बनाया है। असल में मुद्दा उनका था कि भ्रष्टाचार इतना था, प्रत्येक चीज में टैक्स था, जिससे आहत होके लोगों ने ये प्रदर्शन शुरू किया। पहले पार्टीगत था, नेपाल में स्वतंत्रता पार्टी और राप्रपा, जो अभी कुछ समय से ओली सरकार को घेरने में लगे हुए थे, वे सब लोग निरस्त हुए। तत्पश्चात ये जीएनजी बच्चों ने इसकी कमान संभाली। अच्छा, वे लोग प्रदर्शन कर ही रहे थे। अब बच्चे हैं, थोड़ा सा शरारती होते हैं, वे लोग संसद भवन की ओर बढ़े और जिस प्रकार से ओली सरकार ने क्रूरतापूर्वक वे बच्चों पे गोली प्रहार किया, उससे आक्रोशित होके पूरा देश एकजुट होके वे सरकार को धराशायी करने में सफल हुई। अब आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए नव नेपाल का निर्माण करने के लिए इस समय जीएनजी ग्रुप ने जिसके ऊपर आशा की किरणें देखी है, आशा है सुशीला कार्की जी से। वे पहले न्यायाधीश में कार्यरत थी और न्याय करना जानती हैं और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो एक माँ के रूप में वे पहली प्रधानमंत्री बनी है, तो माँ अपने बच्चों के हित के लिए अवश्य कार्य करेंगी, ऐसा मन में आशा है और पूर्ण विश्वास है। अच्छा, तो जैसे भारत में जो रह रहे हैं नेपाल के लोग, कई लोगों के मन में आ रहा है भाई ये अपने देश में ऐसा कर सकते तो यहाँ भी या कुछ न कुछ उत्पात या कुछ भी हरकतें ऐसी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे सरकार बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी में। और जिस प्रकार से वर्तमान में और योगी आदित्यनाथ
जी की जो छवि है, हाँ। जिस प्रकार से भारतवर्ष में सरकार ये पार्टी चला रही है, वहाँ की जनताओं का भी मांग था। एक आपने वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ था कि हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। अभी तो वो एक जीएनजी का आवाज था। अच्छा। ऐसी नेपाल के करोड़ों लोग का करोड़ों लोग के मन में है कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई सत्ता में बैठे, हाँ। जिससे नेपाल एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़े, ऐसी कामना है। तो यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पे व्यवस्था है और यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, इतने सारे यहाँ नेपाल के लोग रहते हैं कि क्या जो भारत के लोग हैं वह यह भी सोचते हैं कि भाई इतने नेपाल के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जितनी भी संख्या उनकी, क्या इनसे बेरोजगारी हो रही है, नौकरियां ये लोग, इन लोगों की वजह से हम लोगों की नौकरियां नहीं मिल रही, ऐसा भी हो सकता है? किसी बाहर के लोग जब यहाँ आके बसने लगते हैं, सारे अधिकार यहाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो यह भी हो सकता है कि उनकी वजह से हमें नौकरियों में असर देखने को मिलता है, रोजगार में, शिक्षा में, सुरक्षा में, कई चीज़ों में, तो ऐसा भी हो सकता है? नहीं, भारत वर्ष में कार्य के लिए बहुत सारे साधन है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ के जो युवा है वो थोड़ा सा आलसी है। वो जागरूक होना नहीं चाहता है, वे उठ के कार्य नहीं करना चाहता है। अपने पिता द्वारा, दादा परदादा द्वारा जोड़ी गई संपत्ति का ही भोग कर रहा है। यहाँ पे प्रत्येक युवा के लिए हर क्षेत्र में कार्य है। यदि वो लगनशील होकर कार्य करे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था यदि कोई कार्य ना हो तो आप पकौड़े ही बेचने लग जाओ। तो यहाँ पे खाने वाले कोई कमी नहीं है, 140 करोड़ की आवाम है। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य है। पहले कार्य करने लगे, छोटे कार्य से प्रारंभ करें। जो नेपाल से यहाँ पे आते हैं, जो कार्य करते हैं, वे भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अच्छा। वहाँ के लोग यहाँ आने से यहाँ का रोजगार खत्म हो जाएगा या यहाँ के लोगों को कार्य ना मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्राय लोग नेपाल से जो आते हैं वे लोग या तो गार्ड की नौकरी करते हैं, हाँ, और कुछ लोग अपना मोमो आदि का कार्य प्रारंभ करते हैं। और ऐसे कोई सरकारी विभाग में बहुत ही रेयर होंगे जो सरकारी विभाग में गए होंगे, जिसके ऊपर कह सकते हैं कि ये लोग आए और ये लोग हमारे स्थान पे बैठे। ऐसा वो भी नहीं, वे अपने परिश्रम करके आए हैं। और नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है, 1950 या 55 ऐसे कोई संधि थी, उसमें मित्र राष्ट्र के कारण, हाँ, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से भी यदि हम वहाँ पे जाके कोई कार्य करने चाहे तो नेपाल में आप मधेश क्षेत्र देखते हैं, जो बिहार से, यूपी से पूरा मधेश क्षेत्र लगा हुआ है। वहाँ पे भारत के ही वासी, हाँ, चाहे वो नाई का काम करते हो, चाहे रोड का काम करते हो, चाहे लेबर का काम करते हो, हाँ, आपको भारतीय ही मिलेंगे। तो ऐसा कहना गलत होगा कि वहाँ के लोग यहाँ आने के बाद इनके रोजगारी में समस्या आएगा और यहाँ के लोग वहाँ जाने पे नेपाल के लोगों के जो बासिंदा है, हाँ, उनके रोजगारी में समस्या आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो क्या जो आने वाले प्रधानमंत्री हैं, जब चुनाव होंगे उसके बाद क्या नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं या हो सकता है ऐसा? जब भी अभी अभी ये चर्चा चली थी कि हिंदू राष्ट्र नेपाल। देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात ये है, जब तक नेपाल का राजा एक अभिभावक के रूप में राष्ट्रपति के स्थान पे आके विराजमान नहीं होता है, तब तक उससे पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा। क्यों? राजा ही धर्म का मूल है शास्त्र के अनुसार। तो नेपाल में राजतंत्र को लेके पहले से ही बहुत प्रदर्शन आदि होते रहे, और राजा को एक अभिभावक के रूप में रखने की मांग उठी है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है आने वाले आप 1-2 वर्ष के अंदर आप राजा को
नेपाल के राष्ट्रपति के स्थान पे अभिभावक के रूप में देखेंगे, और ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, अब इतनी सारी आपने बातें बताई वहाँ के बारे में तो हम यह भी जानना चाहते हैं, जब नेपाल के इतने सारे संबंध भारत में हैं, सब कुछ यहीं से चल रहा है, आयात निर्यात सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं यहीं से वहाँ हो रही हैं, इंडस्ट्रियलाइज जो भी शिक्षा सुरक्षा, तो क्या नेपाल को भारत में विलय कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए एक राज्य के रूप में? जब इतनी सारी सुविधाएं भारत दे रहा है तो उसको भारत में विलय कर देना चाहिए नेपाल देश को? नहीं, विलय करने का विषय वहाँ की जनता जब वहाँ से रुष्ट हो जाए, कुछ हो जाए, वो अलग विषय है। सर्वप्रथम वो एक देश है, स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र राष्ट्र है, और किसी भी नेपालवासी नेपाली के मन में ये नहीं है कि हम विलय हो जाए। किसी प्रकार के उनको भले चाहे एक वक्त की रोटी मिले या ना मिले, जिस प्रकार से चिड़िया को अपना घोंसला ही प्यारा होता है, उसी प्रकार से हर देशवासी को अपना देश ही प्यारा होता है। इसलिए ये विलय आदि का ऐसा प्रश्न उचित भी नहीं है, और आने वाले समय में दोनों राष्ट्र मिलके रहे और दोनों के बीच में प्रेम सौहार्द बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। अच्छा, कुछ अपनी भाषा में कह दीजिए नेपाल के देशवासियों के लिए, जिससे कि वो समझ सकेंगे आप पूर्ण रूप से नेपाली हैं, ऐसा ना लगे कि खाली एड्रेस बता के नेपाल का बता दिया। क्या कहना चाहेंगे नेपालियों को जो उग्र रूप जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए? सबै नेपालका जेनजी भाइ दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीमा म यति नै भन्न चाहन्छु कि देशमा जो पनि नोक्सान भयो त्यो नोक्सान गर्ने हामी सबै नै थियौँ। अब हामी सबै मिलेर नयाँ देश नेपालको निर्माण गर्नुपर्छ। आफू आफ्नो स्थानबाट जसले जे सक्छ, जस्तै माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नुभएको थियो कि जसले जे सक्छ पुलिस चौकी हामीले ध्वस्त पार्यौँ, आफै गएर बनाऊँ, अनि सरकारी विभागका अरू पनि जति पनि कार्यालय आदि हामीले ध्वस्त पार्यौँ। आफ्नोबाट आफूद्वारा जे पनि सकिन्छ, सरसफाई गर्न सकिन्छ, या त्यहाँ पेन्ट गर्न सकिन्छ, या आफ्नोद्वारा ती कार्यालयलाई बेन्च टेबल आदि इत्यादि दिन सकिन्छ। अहिले श्राद्ध पक्ष पनि चलिरहेको छ। अभी तो आफूले नदिए पनि आफ्ना बुवा, आफ्ना हजुरबा हजुरआमा उहाँहरूको नाममा राष्ट्रको लागि दान गर्दा पनि सबैभन्दा राम्रो होला। अच्छा, और राम्रो हुन्छ भारत में या नेपाल में? दुवै देशमा मङ्गल होस्। कुनै पनि दुवै देशप्रति यस्तो केही सम्बन्ध नबनोस्, यहाँ रहने नेपालीवासीहरूलाई पनि दुःख होस्, किनकि यहाँ जो बसेका छन् हामीहरू जो काम गर्छौँ उनीहरूमाथि पनि त्यस्तो केही लान्छन नलाओस्। वहाँ बसेका नेपालीहरूले हाम्रो पनि चिन्ता गरिदिनु पर्यो, अनि सम्बन्धलाई बनाए राख्नु पर्यो। जय नेपाल। ठीक है, जय हिंद। हम लोगों ने यहाँ पे